Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to continue the fifth semester BA Economics uh, lectures. Today we are going to discuss about Unit 2, that is Consumer Theory. Okay, and this chapter or this unit is similar with the first semester CBCS of TDC Assam University syllabus. Okay, but some of the topic may be similar with the FIUs the first semester or the second semester. Okay, so let's start. First topic is budget line. तो पहले देखते हैं हम लोग बजट लाइन क्या है. बजट लाइन का मतलब देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ. बजट लाइन और द प्राइस लाइन इज अ लाइन दैट शो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स दैट कैन बी परचेज बाय ए कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स. ठीक है, बजट लाइन का मतलब क्या है? बजट लाइन का मतलब है अगर किसी का इनकम से कोई दो सामान खरीद सकता है तो उसको हम लोग बजट लाइन बोलेंगे. ठीक है, तो इस डायग्राम में हम लोग देख सकता है कि एक लाइन जो लाल कलर का जो लाइन है ये क्या शो करते हैं? ये बजट लाइन शो करते हैं. इससे हम लोग क्या देख सकते हैं? देखो, जैसे कि एक्स एक्सिस में दिया गया है कि डिफरेंट अफोर्डेबल, जैसे कि इनकम, जैसे कि मान लो मूवीज़. ठीक है, कोई मूवीज़ टिकट जो है जो अफोर्डेबल है इस लाइन पे दिया गया है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में यहाँ पे दिया गया है कुछ बुक्स का दाम. ठीक है, तो अगर मान लो जैसे कि कोई ये लाइन यहाँ पे पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग अगर इसको पॉइंट ए बोलते हैं तो मतलब 16 एंड 4 आएंगे. ठीक है, 16 एंड 4. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस आदमी का जो इनकम है इससे 16 बुक्स एंड 4 मूवीज़ टिकट खरीद सकता है. इसी तरह ये वाला लाइन डिनोट करता है कि 12 बुक्स एंड 12 मूवी टिकट्स ये खरीद सकता है. मतलब ये लाइन जो है ये दिखाता है कि एक आदमी के पास जो पैसा है उससे कितना मूवीज़ और कितना बुक्स खरीद सकता है. ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर, इस लाइन का अबव में जाते हैं तो ये क्या होगा? इस लाइन का जो कोई भी डॉट, कोई भी कम्बिनेशन ऑफ गुड्स होगा वो सामान जो है वो आदमी पूरा नहीं खरीद सकते. इस जगह को हम लोग बोलते हैं नॉट अफोर्डेबल. ठीक है, अगर ये लाइन के अंदर में है तो कोई भी कम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है ये पर्टिकुलर पर्सन ये खरीद सकता है उसके इनकम से. ठीक है, तो ये लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बजट लाइन. I hope you are clear. Let's go to the next topic, that is budget set. बजट सेट क्या है? बजट सेट देखो बजट लाइन से ही निकल के आते हैं. बजट सेट का मतलब है कि बजट सेट refers to all set of combinations of two goods that lie on the budget line or below the line that a consumer can afford it with his income. ऑल दिस सेट और कम्बिनेशन गुड्स आर नॉन एज बजट सेट. ठीक है, बजट सेट का मतलब है बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर में कोई भी दो सामान का जो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है उसी सेट को ही बजट सेट बोला जाता है, क्योंकि ये जो बजट सेट है ये कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है. यहाँ पे इस डायग्राम पे आप देख रहे होंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 10,0, इसका मतलब है कि 10 शूज़ और 0 क्लॉथ ये इसका जो आदमी है इसके इनकम से ये अफोर्ड कर सकता है. और यहाँ पे 8,1 इसका मतलब है कि 8 शूज़ एंड 1 क्लॉथ ये अफोर्ड कर सकता है. ओके, ये बजट लाइन के ऊपर है. इवन बजट लाइन के अंदर में जैसे कि यहाँ पे 4,2 इसका मतलब है कि ये बजट लाइन से अंदर है, मतलब इसके इनकम से बहुत कम दाम में भी ये क्या कर सकते हैं? 2 शूज़ और 2 पीस ऑफ क्लॉथ ये खरीद सकते हैं. ठीक है, तो बजट सेट क्या है? It is a combination of two goods that a person can afford. ठीक है, in simple word that a person can afford is known as what? Budget set. Next, budget constraint. Budget constraint भी budget line के साथ जुड़ा हुआ है. तो पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. A budget constraint refers to a situations where a consumer is limited or restricted in consumption of more set of goods due to his income. ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट का मतलब है कि ये कोई आदमी का जो एक्सपेंडिचर है उसके इनकम की वजह से और ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता या कोई सामान नहीं खरीद सकता उसके इनकम की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट कॉन्स्टेंट. इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है ये क्या है? ये आदमी जो है उसके इनकम से ये खरीद सकता है या अफोर्डेबल है. बट बियॉन्ड दिस, इस कम्बिनेशन के ऊपर में ये जो सामान जो है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग ने लिया था 10 शूज़ एंड 0 क्लॉथ, बट यहाँ पे हम लोग ये नहीं ले सकते कि 10 शूज़
एंड 5 क्लोथ्स। अगर इस पॉइंट में यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये नॉट अफोर्डेबल एरिया है, मतलब इस आदमी के इनकम जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? क्योंकि इसकी इनकम की वजह से उसको रोक दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बजट कॉन्स्ट्रेंट। सो बजट कॉन्स्ट्रेंट मीन्स व्हाट? इट इज़ a situation where a consumer is limited or restricted in consumption of more set of goods due to his income। मतलब ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते क्योंकि इसके इनकम ने रोक रखा है, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ओके, इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि इनकम इफेक्ट क्या है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है। फर्स्ट इनकम इफेक्ट, इसका मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर विल हैव ग्रेटर purchasing power even if his money income does not change. This lead to encourage the consumer to increase his demand for the commodity because it is as if the consumer's income has increased. Similarly, at a higher price, he can purchase less quantity due to fall in purchasing power of his money income। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट से क्या पता चलता है कि इनकम इफेक्ट का मतलब है कि अगर किसी का इनकम की वजह से अगर कोई आदमी का परचेजिंग पावर में चेंजेस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकता है कि इनकम इफेक्ट जो है क्या करते हैं कि कोई सामान का कोई कंज्यूमर का जो डिमांड जो है उसमें पूरा असर डालता है। यहाँ पे देखो, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी का किसी का सामान का दाम जो है कम हो जाता है या किसी आदमी का इनकम बढ़ जाता है तब भी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। मतलब जैसे कि अगर सामान का दाम कम हो गया है मतलब क्या है कि उस आदमी के पास और सामान खरीदने का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? इसी तरह अगर किसी का आदमी, मान लो किसी का सामान जो है दाम नहीं बढ़ा फिर भी उसका इनकम बढ़ गया तब भी वो आदमी सामान ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक फ्रूटी का दाम जो है 10 रुपया, ठीक है। अगर कोई आदमी दुकान में जाता है कि 20 रुपया लेके, तो वो कितना फ्रूटी खरीद सकता है? ऑब्वियसली ही कैन बाय 2 पैकेट ऑफ फ्रूटी। 10 रुपीज़ का जो फ्रूटी है वो 2 खरीद सकता है। अगर ये तो हो गया इनकम बढ़ने के कारण, अगर इसके पास ज़्यादा इनकम है तो वो ज़्यादा खरीद सकता है, बिकॉज 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ होने से वो 3 पैकेट खरीद लेंगे। बट इफ़ मान लो वो 20 रुपया लेकर जाता है लेकिन दुकान में जाके पता चलता है कि वो फ्रूटी का दाम जो है वो कम हो गया है, सिर्फ 5 रुपया है, वो अभी कितना खरीद सकता है? वो 4 खरीद सकता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर किसी सामान का दाम कम हो जाता है तब भी ये इनकम इफेक्ट होगा, या किसी आदमी का इनकम बढ़ जाता है तब भी ये इनकम इफेक्ट होगा। इनकम इफेक्ट से क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दस द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर इज नॉन एज इनकम इफेक्ट। तो किसी डिमांड के ऊपर चेंजेस आता है वो कारण होता है कि वो उसका आदमी का या कंज्यूमर का परचेजिंग पावर की वजह से, तो उसको हम लोग बोलता है इनकम इफेक्ट। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स गो टू नेक्स्ट, दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ओके, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट automatically rises, or in other word, its substitutes becomes expensive. The consumer will then substitute this commodity for other substitute goods whose price have not changed. For example, fall in the price of a commodity, say coffee, also means the price of its substitute, say tea, has risen with respect to the coffee, even though price of tea remain unchanged. As a result, people buy more of coffee because they now substitute टी फॉर कॉफ़ी। ओके, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है, देखो यहाँ पे जो लंबा डिफिनीशन दे दिया है ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में आपको बोल रहा हूँ। सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि कोई अगर सामान, मान लो एक सामान के बदले में दूसरा सामान से जो काम चल सकता है तो उसी सामान को हम लोग सब्सटीट्यूशन गुड्स बोलता है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब है अगर दूसरा सामान का दाम बढ़ रहा है तो अगर एक सामान का दाम बढ़ रहा है तो उसका जो अल्टरनेट जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। कारण ये है कि अगर मान लो हम लोग को जैसे कि टूथपेस्ट खरीदने जाना है, टूथपेस्ट में हम लोग मान लो कोई हम लोग क्या बोलते हैं फेवरेट नहीं है, जैसे कि मान लो कोलगेट से भी काम चल जाएगा या पेप्सोडेंट से भी काम चल जाएगा। ऐसे हम लोग का कोई हैबिट नहीं है कि एक ही पार्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना है, मान के चलना है, ठीक है, मान लेते हैं। अगर आप लोग मानोगे जैसे कि हम लोग को सिर्फ कोलगेट ही खरीदना है तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कब काम करेगा कि कोई भी सामान
जो मेरा काम आ सकता है उसी सामान से हम लोग का काम चल जाएगा, तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम होएगा। जैसे कि मान लो हम लोग को टूथपेस्ट चाहिए, तो टूथपेस्ट के लिए कोलगेट या पेप्सोडेंट, उससे काम चल जाएगा। तो दुकान में जाता है, हम लोग देखा जो पहले जो टूथपेस्ट जैसे कि पेप्सोडेंट 10 रुपये में मिलता था, कोलगेट भी 10 रुपये में मिलता है। हम खरीदने गया पेप्सोडेंट, ठीक है, दुकान में, तो दुकान में पता चला कि पेप्सोडेंट नहीं है, कोलगेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोलगेट खरीद के आएंगे, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन गुड्स का कमाल है, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस पेप्सोडेंट भी है, कोलगेट भी है, लेकिन पेप्सोडेंट का दाम जो है 10 रुपये की जगह वो 15 रुपया बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास तो 10 रुपये लेकर गया था दुकान में, तो हम लोग कौन सा सामान खरीदेंगे, ऑब्वियसली वी विल बाय दी कोलगेट। तो मतलब पेप्सोडेंट खरीदना था, कोलगेट खरीद के आ गया, मतलब कोलगेट का डिमांड जो है वो बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है अगर कोई सामान जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स है, अगर एक का दाम बढ़ जाता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सब्स्टिट्यूशन गुड्स काम करता है। इन कंक्लूजन, दस द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द रिलेटिव प्राइस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, तो कोई भी रिलेटेड गुड्स का प्राइस की वजह से अगर डिमांड में असर होता है तो उसको हम लोग बोलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, आई होप यू आर क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी देखो, यूटिलिटी का मतलब क्या है। यूटिलिटी मीन्स द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड यूटिलिटी का मतलब है कोई सामान का जो सेटिस्फाइंग पावर है उसको ही हम लोग यूटिलिटी बोलता है, ठीक है। जो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इट इज़ द सेटिस्फेक्शन actual or expected derived from the consumption of a commodity. Utility differs from person to person, place to place, time to time. In short, when a commodity is capable of satisfying human want, we can say that commodity has utility and measure it. Okay, तो यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी का मतलब क्या है, एक सामान का जो सेटिस्फाइंग पावर, और यूटिलिटी जो है ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम ये डिफरेंट होता है। मतलब किसी आदमी को वो सामान बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है या दूसरा आदमी को वो सामान कम पसंद हो सकता है, ठीक है। या अगर किसी आदमी को वो सामान बहुत ज़्यादा पसंद है तो दूसरा जगह पे वो सेम पर्सन वो कम भी पसंद कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट इन विंटर वी लाइक द स्वेटर और जैकेट, राइट, बट इन समर वी मे नॉट लाइक और वी may not like to wear the jacket or the sweater, ठीक है। तो ये समय या आदमी या जगह के हिसाब से भी ये चेंज हो सकता है, ठीक है। सिंपल में यूटिलिटी का मतलब है कोई भी सामान से जो हम लोग को जो खुशी देता है या हम लोग को जो सेटिस्फैक्शन देता है उसी को ही हम लोग यूटिलिटी बोलता है इकोनॉमिक्स में। क्लियर। देन यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुलनेस, ठीक है। ये मत समझना कि यूटिलिटी का मतलब कि काम में आना, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब एक आदमी को या एक कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन देता है उसी को ही यूटिलिटी बोलता है, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी के लिए वो यूजलेस लगे लेकिन दूसरा आदमी के लिए वो यूज़फुल भी लग सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि स्मोकिंग देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये बहुत हार्मफुल है और अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो स्मोकर है जो चेन स्मोकिंग करता है तो उन लोग के लिए क्या होगा, वो एक बहुत सेटिस्फाइंग एक चीज़ है, ठीक है। तो उन लोग के लिए जो सिगरेट है वो क्या होगा, वो उसका यूटिलिटी बहुत हाई होगा, बट दोज पर्सन हु डोंट स्मोक उसके लिए यूटिलिटी बहुत कम होगा, इवन जीरो होगा, ठीक है। तो इसीलिए यूटिलिटी जो है और यूज़फुलनेस जो है इसके साथ सेम नहीं है, ठीक है, अलग है। That a commodity may not be useful even when it's possess the utility for the consumer, ठीक है। ये मैं हम अभी समझाया था, यूटिलिटी जो है वो आदमी टू आदमी डिफरेंट होता है, ये यूज़फुलनेस या यूजलेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि कमोडिटी ने कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन दिया उसी ऊपर डिपेंड करता है। जितना जो सेटिस्फेक्शन दे सकता है वो कमोडिटी का क्वालिटी जो है उसी को ही हम लोग यूटिलिटी बोलता है, ठीक है। देन देखो यूटिलिटी जो है एक चीज़ है कि इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी जो है वो मेज़र कर सकता है। क्लियर। ये मेज़र करने के लिए दो तरीका है, एक तरीका जो है कार्डिनल अप्रोच, ये जो कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो है ये परफॉर्म किया है अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इसने क्या बताया कि किसी सामान का जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन पावर जो है वो मेज़र कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसने एक डिफिनीशन दिया कार्डिनल अप्रोच का। कार्डिनल अप्रोच का मतलब है यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर सच एज 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर, जैसे कि पूरा नंबर में जो हम लोग मेज़र कर सकता है उसी को ही हम लोग कार्डिनल अप्रोच बोलता है, ठीक है। और ये अप्रोच किसने परफॉर्म किया या डेवलप किया, अल्फ्रेड मार्शल ने,
ठीक है। कार्डिनल अप्रोच का दूसरा एग्जांपल ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो जैसे कि शुगर हम लोग केजी में वो नाप सकते हैं, पोटैटो केजी में नाप सकता है, जो मतलब 1 केजी 2 केजी 3 केजी मतलब नंबर में हम लोग उसको मेज़र कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल अप्रोच। ठीक है। और ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है कि जो चीज़ हम लोग केजी में या नंबर में नहीं माप सकते, लेकिन उसको हम लोग रैंकिंग देख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है दूसरे से, या मुझे पहला ये पसंद है, सेकंड ये पसंद है, थर्ड ये पसंद है। ठीक है। इसी तरह जो हम लोग जो रैंकिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है। तो हिक एंड एलिन ने क्या बताया कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल अप्रोच में मेज़र नहीं कर सकता, लेकिन उसको ऑर्डिनल अप्रोच में मेज़र कर सकता है। जैसे कि in this method, utility is measured in ordinal number as first, second, third. It is also known as indifference curve analysis. ठीक है। तो इसीलिए हिक एंड एलिन ने क्या बताया कि यूटिलिटी जो है वो नंबर में, डायरेक्ट नंबर में नहीं मेजर कर सकते, लेकिन उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है ऑरेंज से, या ऑरेंज से मुझे बनाना ज़्यादा पसंद है। ठीक है। इसी तरह मतलब रैंकिंग कर सकता है। और इसी रैंकिंग प्रोसेस जो है, रैंकिंग मेथड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का मतलब है कि यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच में मेजर कर सकता है। ठीक है। इसी तरह कार्डिनल अप्रोच जो है उसको मेजर करने के लिए एक मेथड दिया गया है, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर में। देखो, यूटिलिटी एनालिसिस मेजर करने के लिए दो और मेथड या दो और टेक्निक, या हम लोग बोल सकते हैं कि मेथड्स जो दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल के जरिए, दैट इज मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो, टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? Total utility is the sum total of the satisfaction that a consumer derives when a certain number of units of a particular commodity consumed. In other words, total utility is a function of various quantity of commodity. ठीक है। total utility का मतलब है कि जितना सामान हम लोग ने खाया है या कंज्यूम किया है, उस सामान से जो पूरा फुल कंप्लीट यूटिलिटी सबको प्लस करके जो निकलता है, उसी यूटिलिटी को हम लोग टोटल यूटिलिटी बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए उसने एक टर्म यूज़ किया, दैट इज़ यूटिल्स। ठीक है। एक टर्म यूज़ किया, यूटिल्स। ठीक है। यूटिल्स से उसने मेज़र किया कि हर सामान से जो कंजम्पशन हम लोग को जो मिलता है उसको हम लोग यूटिल्स में मेज़र करेंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया कि यूटिल्स एक यूनिट लिया, उसी हिसाब से ही यूटिलिटी को मेज़र करना शुरू कर दिया। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, तो जैसे कि ऑनियन मेज़र करता है 1 kg। ठीक है। तेल को मेज़र करता है लीटर में। तो इसी तरह उसने क्या किया, यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए उसने एक यूनिट डेवलप किया, और उस यूनिट का नाम है यूटिल्स। ठीक है। यूटिल्स। ठीक है। तो इसी तरह सभी यूटिल्स, जितना जो सामान कंज्यूम किया है उसका जो पूरा टोटल सबका यूटिल्स जो है, अगर टोटल करने के बाद जो निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। ठीक है। देन नेक्स्ट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि अगर मान लो एक सामान हम लोग ने खाया, वहाँ से अगर मान लो उस सामान से 10 यूटिल्स मिल गया, दूसरा सामान खाया तो मान लो उससे हम लोग को यूटिलिटी मिला 8 यूटिलिटीज़। ठीक है। फिर टोटल कितना हुआ, 18 यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी होगा 18, लेकिन एडिशनल यूटिलिटी कितना होगा, एडिशनल यूटिलिटी होगा 8, बिकॉज सेकेंड जो खाया वहाँ से सेकेंड से ही कितना यूटिल्स आया, 8 यूटिल्स आया। तो जो एडिशनल कंजम्पशन से एडिशनल यूटिलिटी जो आया उसी को ही मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कंजम्पशन। ठीक है। देन द रिलेशन देखो, दोनों का रिलेशन, जैसे कि मान लो यहाँ पे 0 ऑरेंज खाया तो कितना मिलेंगे, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कितना मिलेंगे, कुछ खाया ही नहीं है तो टोटल यूटिलिटी भी 0, मार्जिनल यूटिलिटी भी nil। देन एक ऑरेंज खाया तो यूटिल्स कितना मिला, 10 यूटिल्स मिला। मार्जिनल कितना मिलेंगे, ऑब्वियसली एक जो खाया है उसमें से कितना मिला, 10, तो ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 होगा। देन दूसरा ऑरेंज खाया, दूसरा ऑरेंज खाने में कितना हो गया,
17 टोटल यूटिलिटी मिल गया, क्योंकि पहले का 10 है और अभी 17 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 7 इंक्रीज़ हुआ। तो ये 7 कितना होगा, मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल मतलब एडिशनल जो इंक्रीज़ हुआ है उसी को ही हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। ठीक है, एडिशनल जो कंजम्पशन किया उसकी वजह से एडिशनल यूटिलिटी बढ़ गया, जितना बढ़ा है उसी को ही मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी का मतलब है जितना जो कंज्यूम किया उसका जो टोटल है उसी को ही टोटल यूटिलिटी कहेंगे। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे, देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase of his stock of a given diminishing of a things diminish with every increase in stock that he already has। ठीक है, और या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं in terms of Professor Balding, as a consumer increase the consumption of any one commodity keeping constant the consumption of all other commodities, the marginal utility of the variables commodity must eventually decline। ठीक है, इसका मतलब है अगर मान लो हम लोग कोई सामान को पर्टिकुलरली कंज्यूम करते जा रहे हैं और बाकी सबको कंस्टेंट रखते हैं कि मान लो कि कोई टाइम चेंज नहीं है, कोई जगह चेंज नहीं है, सेम समय पे सेम वक्त पे सेम क्वालिटी ऑफ कमोडिटी को अगर बार बार कंज्यूम करते जाएंगे तो उस सामान का जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन जो पावर है उस सामान से जो मिलने वाला है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग को जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऑरेंज मान लो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1000 ऑरेंज एक साथ खा पाऊँगा या एक साथ मुझे खाने में पसंद आएगा। तो मान लो एक ऑरेंज खाया मुझे बहुत खुशी मिलेगा क्योंकि ऑरेंज पसंद है, खाया बहुत मज़ा आया, सेकेंड खाया तब भी मज़ा आया, थर्ड खाया, जब दो बार बार खाएंगे तो क्या होगा, मुझे ऐसे लगेंगे कि नहीं और नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगर बाई फोर्स खाते जाएंगे तो क्या होगा, मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, जितना तुम खाते जा रहे हो, ऑरेंज एक खाया 10 यूटिल्स मिला, 2 ऑरेंज खाया 7 यूटिल्स मिला, 3 नंबर ऑरेंज खाया 3 ऑरेंज से 4 यूटिल्स मिला, 4 ऑरेंज खाया 4 वाला ऑरेंज जो है उससे यूटिलिटी कितना मिला, सिर्फ एक यूटिलिटी मिला, मतलब सेटिस्फेक्शन जो है धीरे धीरे कम हो गया ऑरेंज के ऊपर। ठीक है, फिर ऑरेंज खाया तो क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला, मतलब 0 यूटिल्स मिला, फिर बाई फोर्स करके फिर दोबारा खाया तो सोचो यूटिलिटी जो है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में चला गया, मतलब जो सेटिस्फेक्शन है वो डिससेटिस्फेक्शन में बदल गया। तो इसी तरह के अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि कोई सामान अगर एडिशनल जो बेनिफिट जो है वो बार बार मतलब स्टॉक जो है इंक्रीज़ होने की वजह से, बार बार खाने की वजह से क्या होता है, उसके जो यूटिल्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी को ही उसने क्या बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कहीं पे भी ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसलिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया, क्योंकि अगर समय को चेंज नहीं करोगे, आदमी को चेंज नहीं करोगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज नहीं करोगे, या सेम टाइम में सेम वक्त में सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स है अगर बार बार कंज्यूम करोगे तो 100% ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। लेकिन इसको काम कराने के लिए कुछ एजम्पशन फॉलो करना पड़ेगा, अगर ये एजम्पशन फॉलो नहीं होगा तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पैसे के लिए जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी आदमी का वो कम नहीं होगा। ठीक है, जितना पैसा दो वो खुशी होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी, उल्टा बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑरेंज जितना खाओ सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा, एप्पल जितना खाओ सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने आपको 10,000 दिया, फिर दोबारा 10,000 दिया, फिर दोबारा 10,000 दिया, क्या सेटिस्फेक्शन कम होगा, उल्टा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और खुशी होगा, जितना पैसा देगा उतना और खुशी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये काम नहीं करेगा उस सिचुएशन पे, उस कमोडिटी पे। ठीक है, तो ये एक सेलेक्टिव कमोडिटी के लिए है, और सेलेक्टिव कमोडिटी के ऊपर भी एक एजम्पशन दिया गया है। ठीक है, ये एजम्पशन फॉलो होना ज़रूरी है, इसके बिना
ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं एजम्पशन क्या क्या है। तो फर्स्ट एजम्पशन बोला गया है दैट होमोजेनिटी। ठीक है, जो सामान जो खरीद रहे हो, वो सामान जो कंज्यूम कर रहे हो, वो सामान होमोजेनिटी होना चाहिए, मतलब सेम साइज, सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम प्रेफरेंस। ठीक है, सब कुछ सेम, एग्जैक्ट सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला फर्स्ट एप्पल जो खाया बहुत कोई मीठा नहीं था, कोई टेस्टलेस था। ठीक है, दूसरा जब खाया तो बहुत टेस्टी था, फिर तीसरा वाला खाया और टेस्टी था। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी तुमने जो सामान कंज्यूम किया है या कोई भी प्रोडक्ट जो कंज्यूम किया है, उसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो होमोजेनिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब सामान ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक एप्पल खाया, नेक्स्ट दिन दूसरा एप्पल खाया, तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यूटिलिटी सेम होगा, यूटिल सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये लॉ ऑफ यूटिलिटी कब काम आएगा, जब सामान को बार बार कंज्यूम करेगी इन सेम टाइम। ठीक है, विदाउट गिविंग एनी इंटरवल। ठीक है, तभी ये काम आएगा। आई होप यू आर क्लियर। देन लेट्स गो टू द ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग ने क्या देखा था कि यूटिलिटी जो है वो सिर्फ ऑर्डिनल वे में ही मेजर कर सकता है, और उसको मेजर करने के लिए टेक्निक क्या है, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व मेथड। तो देखते हैं इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है। फर्स्ट लेट्स सी, indifference curve is a graph showing the combination of two goods that provide the same level of satisfaction to a consumer। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब है कि एक ग्राफ, जैसे कि दिखा देता हूँ, जैसे कि ये ग्राफ, ऐसे जो एक ग्राफ है, ये ग्राफ क्या दिखाता है कि जितना भी इस ग्राफ के ऊपर में जो डॉट या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स होगा, वो जो सामान जो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, सभी कम्बिनेशन जो है उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो सब बराबर होगा। ठीक है, यही बताता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब है इस ग्राफ शोइंग द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो दो सामान का जो कम्बिनेशन शो करेंगे, लेकिन वो दोनों सामान का जो सेटिस्फेक्शन जो है हर पॉइंट पे, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे सब सेम होगा। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे। फर्स्ट एजम्पशन इज दैट कंज्यूमर बिहेव रेशनल, दैट इज़ ही ट्राई टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि कंज्यूमर को रेशनल होना पड़ेगा। रेशनल मतलब कंज्यूमर को सोच समझ के कंज्यूम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर कोई कंज्यूमर है, सामान खरीदने जाता है, तो ऑब्वियसली वो उसका दिमाग लगा के क्या करते हैं कि कम दाम में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना, या ज़्यादा क्वालिटी, हाई क्वालिटी या हाई बेनिफिशियल प्रोडक्ट खरीदना। ठीक है, तो हमेशा कंज्यूमर को रेशनल होना पड़ेगा इस मेथड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन है कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस। ठीक है, कंज्यूमर रैंक कर सकता है कि मुझे अगर कोई सामान खरीदने गया है, तो मतलब ऐसा बोल सकता है कि मुझे मुझे पहला वाला सामान जो है वो ज़्यादा पसंद है, सेकेंड ये जो सामान है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई दो सामान खरीदने जा रहे हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे दो सामान जो खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा ये दो जो कम्बिनेशन है वो पसंद है। मतलब कम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं या रैंकिंग कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए, तभी ये काम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कम्बिनेशन है, कोई कंपैरेटिव नहीं है, तो ये लॉ काम नहीं करेगा या ये मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, ये मेथड को काम करने के लिए हमें जो भी सामान, जो भी कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, उसको रैंक कर सकता है। जैसे कि अगर एक सेट है तो दूसरा सेट के साथ कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड एजम्पशन है कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक। ठीक है, जो भी कंज्यूमर प्रेफरेंस जो होगा वो मोनोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, मोनोटोनिक, देखो मोनोटोनिक का मीनिंग समझना पड़ेगा इस पॉइंट से। तो पहले हम लोग एक बार मोनोटोनिक को देख लेते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है। Monotonic preference. Indifference curve analysis is based on the assumption that the preferences are monotonic, which means the consumption of more quantity of goods means more satisfaction. Consumers' preference are called monotonic. When between any two combinations, he prefers the combination which has more of at least one of the goods and no less of the other goods as compared to the other bundles. Okay, तो यहाँ पे देखो सिंपली मोनोटोनिक का मतलब क्या है। मोनोटोनिक का मतलब है अगर कोई बास्केट में या कोई कम्बिनेशन ऑफ गुड्स में किसी सामान के जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी सामान को ही कंज्यूमर प्रेफर करेगा। जैसे कि मान लो अगर सेम दाम में अगर कोई, जैसे कि मान लो मार्केट ए एंड मार्केट बी, मार्केट ए में मिल रहा है कि ए प्रोडक्ट, कोई भी आर्टिकल जो है, आर्टिकल एक्स मान लो, कोई गुड्स एक्स जो है वो ₹10 में मिल रहा है।
ठीक है। लेकिन सेम मार्केट बी में जाने के बाद हम लोग को देख रहा है कि गुड्स एक्स जो है वो सेम ₹10 में गुड एक्स वाई खरीद सकते हैं, मतलब सेम दाम में गुड एक्स के साथ गुड वाई खरीद सकता है। या ऐसा हो सकता है कि गुड एक्स वाई जो है मार्केट ए में भी है ₹10 में, लेकिन मार्केट बी में 2 गुड्स एक्स मिलेंगे, एक वाई गुड्स मिलेंगे। ठीक है। तो इसी सिचुएशन में कंज्यूमर किसको प्रेफर करेंगे, जो ज़्यादा सामान दे रहे हैं उसी बंडल को ही कंज्यूमर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब बाय वन गेट वन में भाग के जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कंज्यूमर ज़्यादा बंडल या ज़्यादा सामान को ही पसंद करते हैं। वो नहीं देखते कि उससे यूटिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देखेंगे नहीं, वो देखेंगे कि मुझे उसी सेम प्राइस में ज़्यादा सामान मिल रहा है तो वो खरीद लेते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको ही मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होना पड़ेगा कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज़ कंसिस्टेंट इन हिज चॉइस। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर जो है एक सामान को फिर सेलेक्ट किया, फिर कुछ ही टाइम के बाद फिर चेंज हो गया, फिर दूसरे टाइम पे फिर उसके पास आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर का जो चॉइस है वो कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है। उसका मन जो है बार बार चेंज नहीं हो सकता इन फ्रीक्वेंट टाइम। ठीक है। मतलब इसको कोई मोटिवेट करके उसको ब्रेन को मतलब चेंज नहीं करा सकते। उसका जो फीलिंग है, उसका जो थिंकिंग है या उसका जो चॉइस है वो उसी टाइम पे सेम होना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। चेंज होगा तो ये काम नहीं आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी आदमी को, मान लो कि कोई आदमी गया कि ख़रीदने के लिए वो सामान, उसको लगा कि बहुत अच्छा है, ख़रीदने ही वाला था, दुकानदार को पैसा देने वाला था। उसका दोस्त आके बोला, अरे भाई ये क्या खरीद रहे हो, इसका तो क्वालिटी ही ख़राब है। तो वो बंदा क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे, नहीं नहीं मुझे ये नहीं खरीदना है, छोड़ो मैं दूसरे वो सामान दे दूँ। ठीक है। तो ऐसा होने से ये लो या ये मेथड काम नहीं आएगा। ठीक है। कंज्यूमर को जो चॉइस किया है उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है। द नेक्स्ट एजम्पशन जो है दैट इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड एंड इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। इट मीन्स दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है। और ये जो सब्सटीट्यूशन है ये इंडिफरेंस कर्व का ही एक प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ में हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप। देखो इंडिफरेंस कर्व तो हम लोग देख लिया। इंडिफरेंस कर्व का मतलब है अगर कोई जो दो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है उसका जो सेटिस्फेक्शन जो है हर पॉइंट में सेम है तो उसी कर्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। बट इंडिफरेंस मैप का मतलब है कि एक कर्व से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व, एक से ज़्यादा 2 या 3 इंडिफरेंस कर्व सेम ग्राफ में दिया गया है तो उसको हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स, each representing different level of utility. It shows the consumer's preferences across a range of goods, illustrating how they trade off one good for another at various satisfaction level. Is known as what? Indifference map. Indifference के मैप का मतलब है कि एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ में दिया गया है, मतलब एक दो सेट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है उसका जो प्रेफरेंस जो है बहुत सारा दिया गया है। ठीक है। तो उसको हम लोग इंडिफरेंस मैप कहेंगे। ठीक है। एंड मोनोटोनिक प्रेफरेंस थोड़ा देर पहले ही बता दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होगा। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही होता है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहा होगा इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ से इस तरफ जा रहा है। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 पॉइंट है। मतलब ये जो लाइन है ये लाइन से क्या कर रहा है, यहाँ से इसकी तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब 0 से धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, 0 से दूर होते जा रहा है। ठीक है। मतलब डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब है ये जो कर्व है, ये कर्व का जो पीड है, पीड कहाँ दिखाता है, ओरिजिन की तरफ दिखाता है। ये जो ओरिजिन है उसको पीड दिखाता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको कन्वेक्स टू ओरिजिन बोला जाता है। द नेक्स्ट, नो इंटरसेक्शन। इंडिफरेंस कर्व, कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो है, जैसे कि इंडिफरेंस मैप, यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है कभी आपस में नहीं काट सकता। काटने से क्या होगा, वो इंडिफरेंस कर्व ही नहीं होगा। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में क्या बोला कि कहीं पे भी इंडिफरेंस कर्व का कहीं पे भी पॉइंट ले लो, उसी पॉइंट में जो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है या सेट ऑफ गुड्स जो है उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर होगा दूसरे सेट के साथ। ठीक है। अगर क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने से क्या होगा, जो कम्बिनेशन ऑफ गुड्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो मतलब वो इंडिफरेंस कर्व ही नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो इंडिफरेंस कर्व IC1 एंड IC2 दोनों क्या हो गए, दोनों इंटरसेक्ट कर दिया।
ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो IC1 का जो ये पॉइंट यहाँ पे एक है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 0.1 जो सेटिस्फेक्शन है, और IC कर्व 2 का जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे 0.2, दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा क्योंकि IC कर्व 1 अलग है, IC कर्व 2 अलग है, लेकिन दोनों जब इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन सेम हो गया, बराबर हो गया, ये इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व विल रिप्रेजेंट द हायर सेटिस्फेक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व विल रिप्रेजेंट द लोअर सेटिस्फेक्शन। तो दोनों कैसे सेम हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये कभी नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है नो इंटरसेक्शन, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है। देन फोर्थ प्रॉपर्टीज, दैट इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर यूटिलिटी। हाई यूटिलिटी मतलब इन टर्म्स, जैसे कि हम लोग ने देखा था टोटल यूटिलिटी, जितना सामान आप कंज्यूम करोगे उतना टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या बताया इंडिफरेंस कर्व में, जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर में हायर इंडिफरेंस कर्व विल रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि IC कर्व 1 से ज़्यादा IC कर्व 3 का जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्योंकि कंज्यूमर को क्या पसंद है, कंज्यूमर को ज़्यादा पसंद है कि ज़्यादा सामान फ्री में मिल जाए या ज़्यादा सामान मिल जाए सेम दाम में, ठीक है, तो उसी को ही वो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हियर हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर यूटिलिटी। देन द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रिफ्लेक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या दिखाता है कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंसेस जो है ये यहाँ पे शो करता है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, दैट इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच द इच एक्सिस, ठीक है, दोनों एक्सिस जो है वो इंडिफरेंस कर्व कभी टच नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हम लोग ने क्या देखा था कि कंज्यूमर को कम सामान पसंद नहीं है, ज़्यादा सामान पसंद है, तो कंज्यूमर कोई भी जो कंज्यूमर है वो किसी सामान को जीरो में नहीं लाना चाहेगा, ठीक है। इसी वजह से ही इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस लाइन को टच नहीं करेगा, इस लाइन को टच करना मतलब वो एक कमोडिटी तो जीरो में चला गया, ठीक है, तो कंज्यूमर नहीं चाहेगा कि वो उसका सामान जीरो हो जाए, वो चाहेगा कि मतलब दोनों सामान से एक सामान तो ज़्यादा हो जाए लेकिन वो दूसरा सामान भी होना चाहिए, तभी तो वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में ही आएगा, ठीक है। जब मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं आएगा तो इंडिफरेंस कर्व फॉलो नहीं होगा, तो इंडिफरेंस कर्व फॉलो नहीं होगा तो कैसे वो फुलफिल होगा ये कर्व, ठीक है। इसीलिए एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच इट एक्सिस्ट, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिमांड कर्व डिराइवेशन फ्रॉम IC एंड बजट कॉन्स्टेंट, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व और बजट कॉन्स्टेंट से डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ कर सकता है, तो ये जो टॉपिक है इसको फुलफिल कर सकता है इस आंसर से, जो तुम लोग का असम यूनिवर्सिटी के 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे पूछा गया था और इसका आंसर भी है, तो मैंने डायरेक्ट गाइड को ही यहाँ पे डाल दिया गया है, सो दैट इजीली हम लोग एक्सप्लेन कर सकें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो डिमांड कर्व कैसे हम लोग डिराइव कर सकता है, यहाँ पे पहले इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं। देखो इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन जो है, जितना कम्बिनेशन ऑफ गुड्स का जो सेम सेटिस्फेक्शन जो यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व जैसे कि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व 1 में, इसके ऊपर में अगर हम लोग बजट कांस्टेंट जो डिराइव करेंगे, बजट कांस्टेंट जब डिराइव करेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि कौन सा लाइन पे टच किया, ये पॉइंट पे टच किया, तो मतलब इस पॉइंट पे इस कंज्यूमर का जो इनकम है उसी से ये सामान का जो सेट है वो खरीद सकता है, ठीक है। अगर ये सामान का सेट ये खरीद सकता है तो डिमांड क्या होगा, ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है, जैसे कि इस दाम पे इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेट में उस सामान का कितना क्वांटिटी रिलीज़ हुआ है, इतना Q1 रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो उस सामान का जो Q1 जो रिलीज़ हुआ है उसमें से कौन सा प्राइस में ये सेट किया गया, P1 में सेट किया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग डिमांड डिराइव कर सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है ये वाला, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो किसी का इनकम कम हो गया, इनकम कम होने के कारण उसका सेट ऑफ कम्बिनेशन भी कम हो गया, इंडिफरेंस कर्व जो है वो भी कम नीचे आ गया, लोअर इंडिफरेंस कर्व में आ गया, ठीक है। तो लोअर इंडिफरेंस कर्व में बजट लाइन कौन सा कर्व कहाँ पे टच कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, इसमें ही इक्विलिब्रियम है। तो इसी पॉइंट में उस सामान का क्वांटिटी कितना सप्लाई हो रहा है या कितना डिमांड हो रहा है, तो क्यू डिमांड हो रहा है, ओके। इस क्यू डिमांड में इस क्वांटिटी का प्राइस कितना है, तो इस क्वांटिटी का प्राइस यहाँ पे P, तो इसी पॉइंट पे ही डिमांड कर्व एक सेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह
डिमांड कर्व जो है वो इंडिफरेंस कर्व या बजट कंस्ट्रेंट से डिराइव कर सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हो, इवन यू कैन पोस्ट एंड स्क्रीनशॉट इट एंड यू कैन राइट इट। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है देखते हैं। देखो, जो अभी हम लोग ने जो डिमांड कर्व डिराइव किया था आईसी कर्व एंड द बजट कंस्ट्रेंट, वहाँ से ही हम लोग फिर से डिमांड डिराइव कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट में कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है प्लस प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसीलिए इसको ही इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लो ये IC3 जो है, इंडिफरेंस कर्व 3 जो है, इसमें जो एक सेट है यहाँ पे, एक सेट को जैसे कि ये पॉइंट पे क्या क्या बजट लाइन ने टच किया, मतलब उसका जो इनकम है इसने यहाँ पे फुलफिल किया, तो इसी पॉइंट को ये इनकम की वजह से आदमी का जो इनकम है, कंज्यूमर का जो इनकम है, इसकी वजह से ये सामान, ये सेट ऑफ गुड्स जो है वो खरीद सकता है। मतलब जैसे कि दो कमोडिटी एक्स एंड वाई, दोनों एक्स वाई को यहाँ पे खरीद सकता है। ठीक है, तो जितना एक्स और जितना वाई जो ये खरीद सकता है, इसी में ही क्या हो गया, इसी में ही वो ज़्यादा इसमें ही सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में क्या बोला था, जब सब जो सेटिस्फेक्शन है वो बराबर है, यहाँ पे खरीदो या यहाँ पे खरीदो, सब सेटिस्फेक्शन बराबर है। लेकिन ये यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे इस जगह पे अगर पॉइंट कम्बिनेशन कुछ होता तो ये आदमी खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये बजट लाइन का ऊपर हो गया, नॉट अफोर्डेबल हो गया, तो वो नहीं खरीद सकता। लेकिन यहाँ पे जो शेयर ऑफ गुड्स है वो क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर खरीद सकता है, टच किया मतलब खरीद सकता है, बजट लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो मतलब ये अफोर्डेबल है, मतलब ये खरीद सकता है और सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है, तो मतलब यहाँ पे ही वो सामान खरीदेंगे। इसी को ही हम लोग डिमांड कर्व डिनोट किया था पहले ऊपर में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर इसी पॉइंट में ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, इसी क्वांटिटी में जो सामान जो होगा, जैसे कि एक्स का जो जितना क्वांटिटी यहाँ पे है, वाई का जो जितना क्वांटिटी यहाँ पे, ऐसी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है उसको खरीदने में उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा बाकी दूसरा सामान खरीदने में। अगर मान लो यहाँ पे कोई सामान खरीदता है तो फिर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन के नीचे आ जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये पॉइंट पे खरीदता है तो ये देखो IC कर्व के नीचे में आ जाएगा, IC कर्व का नीचे में आ जाएगा, तो वो सेटिस्फेक्शन कम होगा, यूटिलिटी कम होगा। ठीक है, तो यूटिलिटीज कहाँ पे बराबर है, या इस पॉइंट पे बराबर है, इसलिए इस पॉइंट को ही इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक छोटा टॉपिक है, दैट इज कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर चॉइस क्या है, ऑब्वियसली वी नो दैट कंज्यूमर चॉइस का मतलब क्या है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकता है उसी कम्बिनेशन या उसी प्रोडक्ट को चूज़ करना, वही इसी को ही तो हम कंज्यूमर चॉइस बोलता है। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर चॉइस रिफर्स टू द डिसीजन दैट कंज्यूमर्स मेक with regard to product and services to get his maximum satisfaction from the select goods and services। ठीक है, तो कंज्यूमर चॉइस का मतलब है कि कोई भी सामान से उसका जो अगर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसी को ही वो जो सेलेक्ट करता है उसी को ही कंज्यूमर चॉइस बोला जाता है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक, दैट इज डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ठीक है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, ये टॉपिक जो है आई थिंक FIUG में तो ये दिखाई नहीं दे रहा है सिलेबस में, लेकिन CBCS में ये बहुत बार दिखा था और रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या है, देखो डायमंड वाटर पैराडॉक्स का मतलब ही क्या है, कन्फ्यूजन जो स्टोरी होता है, कन्फ्यूजन जो कंक्लूजन निकल के आता है, उसी को ही हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। मतलब कोई उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने में, जैसे कि मान लो एक आदमी सॉल्व करके गया तो वो बोल सकते हैं कि सॉल्व हो गया, लेकिन दूसरा आदमी सुनेगा तो वो बोलेगा नहीं वो तो कन्फ्यूजन ही रह गया। ठीक है, इसी को ही हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं, कन्फ्यूजन। ठीक है, लेकिन डायमंड वाटर पैराडॉक्स मतलब क्या है, देखो इकोनॉमिक्स में ये एक थ्योरी दिया गया है और ये थ्योरी को ही प्रमाण किया किसने, आदम स्मिथ ने। तो हम लोग का जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है दैट इज आदम स्मिथ, द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, वही उसने ही प्रमाण किया गया है, ये उसने सॉल्व करके भी दिया बाद में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले ये पैराडॉक्स क्या है और कैसे सॉल्व हुआ। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स, also known as the value paradox, highlight the contradiction between the high utility of water and its low price compared to diamond, which have less practical utility but are priced much higher। ठीक है, मतलब यहाँ ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डायमंड का दाम बहुत ज़्यादा है, पानी का दाम क्या है, बहुत कम है कंपेयर टू द डायमंड। ठीक है, 1 लीटर या 1 kg या एक बोतल का जो पानी है वो क्या 10 रुपया या 20 रुपया में मिल सकता है, बट उसी सेम साइज़ में डायमंड क्या मिल सकता है क्या? अगर इतना साइज़ में डायमंड मिल जाता है तो बस पढ़ाई वाला ही छोड़ दो भाई, वो डायमंड काफ़ी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे
क्या बोला गया है कि पानी का जो साइज़ है उसी साइज़ में क्या डायमंड सेम रेट में मिल सकता है? इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, नहीं मिल सकता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि देखो पानी जो है ऊपर से पानी क्या है, हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जीने के लिए पानी ज़रूरी है। फॉर लिविंग बीइंग वाटर इज़ मस्ट एसेंशियल। ठीक है, तो पानी बहुत ना ज़रूरी है, लेकिन उसका दाम कम है। वेयर एज डायमंड जो है, बिना डायमंड का भी लोग रह सकता है, बिना डायमंड का भी जिंदा रह सकता है। लेकिन आज देखो जैसे कि मान लो हम लोग, मैंने आज तक डायमंड नहीं देखा, फिर भी हम जिंदा है। लेकिन आज तक बिना पानी पी के जिंदा रह पाया क्या? नहीं हो सकता। लेकिन दाम क्या है? पानी का दाम ना के बराबर, डायमंड का दाम इतना हाई है। ऐसा क्यों है? तो यही कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम लोग ने बोला था इकोनॉमिक में, हम लोग ने देखा था कि पहले में कि कोई भी सामान जो है उसका दाम जो यूटिलिटी ही डिसाइड करता है। यूटिलिटी अगर जितना ज़्यादा होगा उतना दाम ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन वाटर का यूटिलिटी इतना हाई है, वेयर इज डायमंड की यूटिलिटी ना के बराबर। तो इसका प्राइस कैसे इन्वर्स हुआ, मतलब उल्टा कैसे हो गया? तो यहाँ पे आदम्स ने क्या बताया इसका सोल्यूशन देते हुए कि टोटल यूटिलिटी दैट इज़ ओवरऑल सेटिस्फैक्शननेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में जो डिफरेंसेस है उसी को बता के ये सॉल्व किया। ये बताया कि पानी जो है जो पानी जो है वो एसेंशियल है ज़िंदगी के लिए, फिर भी क्या है, पानी बहुत ज़्यादा मिल जाता है कहीं पे भी। पानी का डिमांड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई होने के कारण उसका जो दाम है वो कम हो जाता है। दो यूटिलिटी ज़्यादा है, यूटिलिटी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, यूटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाता है। मतलब एक बार तुमने पानी पी लिया, प्यास बुझा लिया, तो दोबारा जो पानी पिएंगे उसका जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ही पानी का दाम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, एक बार पानी पिया, दूसरा बार भी पानी मिल जाएगा। ऐसा नहीं एक बार पी लिया का पानी ख़त्म हो गया, नहीं, मिलेगा, दोबारा पानी मिलेगा। तो मतलब दोबारा जब पानी मिलेंगे तो पीने का मन नहीं करेगा, क्योंकि प्यास बुझ गया है। ठीक है, तो यूटिलिटी कम हो गया। वेयर एज डायमंड, एक बार डायमंड मिला, ठीक है, दोबारा जब डायमंड मिलेंगे क्या नहीं लेंगे? ऑब्वियसली लेंगे डायमंड, क्योंकि डायमंड बार बार नहीं मिल जाता है, क्योंकि बहुत रेयर है। ठीक है, तो बहुत रेयर है, इसकी वजह से क्या होता है कि डायमंड जो है उसका दाम जो है जितना जितना रेयर होगा उतना बढ़ते जाता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इतना हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ही डायमंड का प्राइस हाई होता है। आई होप यू आर क्लियर, एंड इफ़ यू हैव डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शंस एंड आई क्लियर इट। एंड थैंक यू टुडे फॉर दिस टुडे। आज के लिए यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ट्राई टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।